सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम मनाते हैं नेत्रदान पखवाड़ा। और देखो, नेत्रदान का कितना महत्व है ये तो हम समझ ही सकते हैं, दृष्टि का कितना महत्व है ये भी हम समझ सकते हैं। बिल्कुल मंजू जी, ये जो दुनिया है ना, इतनी रंग बिरंगी है, इतने रंग हैं इसमें, लेकिन इन रंगों का तभी महत्व है जब व्यक्ति उन्हें देख सके। हाँ, है ना। और देखने के लिए जरूरत होती है दृष्टि की, आँखों की। बिल्कुल, आंखों की जरूरत होती है। और आंखें अगर नहीं हो या हम देख ना पाए तो कितनी सारी चीजें जो है हमारे लिए बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है इस दुनिया में, कितने रंग हैं, चीजें कैसी है, व्यक्ति कैसा है। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई मायने नहीं रखती है ना। बिल्कुल। और इसीलिए जो ये नेत्रदान पखवाड़ा हम मनाते हैं कि लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता लाई जाए कि नेत्रदान का क्या महत्व होता है। और कई लोगों में कई तरह के भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं इस बात को लेकर है, तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये बेहद जरूरी है कि इन भ्रमों को तोड़ा जाए। काफी कुछ जानकारियां होती हैं जो लोगों के बीच लोगों को नहीं होती। हाँ। तो इस पखवाड़े को मनाने का यही उद्देश्य है कि उन तक ये जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों नेत्रदान के लिए। हाँ, और नेत्रदान जो है कोई भी कर सकता है। 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 70 वर्ष तक की आयु के जो लोग होते हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। और जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद हम उस शरीर का तो कोई उपयोग नहीं रह जाता, लेकिन आंखें जो है कुछ देर तक उसका उपयोग हम कर सकते हैं अगर निकाल लिया जाए उन्हें आंखों को। यानी कि उसका जो कॉर्निया होता है उसी की केवल आवश्यकता होती है, उसे निकाल करके वो अच्छा होता है मरने के बाद भी। तो वो निकाल करके जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, यानी कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, अगर उसे इसका दान कर दिया जाए तो वो देख सकता है। यानी एक व्यक्ति अगर अपने नेत्र दान करता है तो 2 व्यक्तियों को रोशनी मिलती है। तो ये कितनी अच्छी बात है। हाँ मंजू जी, और ये जो ये पूरी प्रक्रिया जो आपने बताई ये बिल्कुल तकलीफदेह नहीं होती, कोई झंझट नहीं होता। जो जिस व्यक्ति ने नेत्रदान का प्रण लिया है, जो उसके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो मेडिकल टीम को जब बता देंगे, मृत्यु के बारे में सूचना देंगे, तो वो मेडिकल टीम आएगी और जो भी प्रक्रिया है वो करेगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और इसके लिए ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जल्दी से जल्दी आपको जो है सूचना देनी होगी जो नेत्र चिकित्सक हैं उनको, या फिर जिस संस्था से आपने संपर्क किया है इस सिलसिले में, उन्हें जल्दी से जल्दी सूचना देनी होगी। क्योंकि मृत्यु के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे आप सूचना देंगे वहाँ के डॉक्टर्स आएंगे और जो उनके काम की चीज है नेत्र के अंदर वो निकाल लेंगे। और कई लोगों में ये भ्रम होता है कि भाई जब आप उनके नेत्र निकाल लेंगे तो दिखने में बहुत खराब लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब डॉक्टर आते हैं और कॉर्निया जब वो निकाल लेते हैं तो उसके बाद एक लेंस वो वहां पर लगा देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल देखने में कुछ भी भद्दा नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सोचिए ये कितनी अच्छी बात है, आप अपने जीवित रहते अगर नेत्रदान का प्रण लेते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपकी आंखों से कोई इस दुनिया को देख रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए, लेकिन अगर उसकी आंखें किसी और को दी गई है तो उसके बाद में जब आप उसकी आंखों में झांक करके देखेंगे ना तो आपके उसी प्रिय व्यक्ति की झलक आपको नजर आएगी। इसलिए अगर संभव हो सके, जहां तक हो सके, कोशिश कीजिए कि नेत्रदान का प्रण लें। और आप इसके लिए पहले से बता करके जाए, अपने परिवार वालों को बताएं और कहें कि मेरी ये इच्छा है, अपने डॉक्टर को बताएं कि मेरी ये इच्छा है कि जैसे अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अपनी आंखों को दान करना चाहता हूं। अगर आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो उसी के अनुसार घर वाले जो है आपकी मृत्यु के बाद में भी वो कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते, बहुत गंभीर बात हमने की है। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा,
आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना। बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा, वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। आकांक्षा, देखो ये गीत हमने सुना और इस गीत में भी कुछ इसी तरह की बातें भाव थे। हाँ, भाव थे ऐसे ही कि इसमें तो जो बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति जो वर्णन कर रहा है उस वर्णन के आधार पर वो दूसरा व्यक्ति उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नेत्रदान किया जाए और उस नेत्र का उपयोग जो है दूसरे व्यक्ति के लिए कर दिया जाए जिसे नहीं दिखाई देता है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। और सोचिए उसके मन में कैसे भाव आएंगे कि हाँ, वो व्यक्ति था जिसकी वजह से आज मैं इस सुंदर दुनिया को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, है ना। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है, जैसे कई लोगों को ये भ्रम होता है कि भाई पुरुष का जो कॉर्निया है वो पुरुष को ही लगा सकते हैं या स्त्री का कॉर्निया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। स्त्री पुरुष किसी भी उम्र के हो नेत्रदान आसानी से कर सकते हैं, अगर वे स्वस्थ हैं तो। हाँ, और अगर छोटी मोटी बीमारी या किसी एक्सीडेंट से डेथ हुई तब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो भी केवल कुछ गंभीर बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो उनके नेत्र उपयोग में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपना नेत्रदान कर सकता है। तो हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग
नेत्रदान का प्रण लेंगे। जी, लेंगे और ये जो एक बहुत ही यूं कह सकते हैं कि लोगों के हित का काम है वो करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं आकांक्षा, जो एक घने वृक्ष की तरह से होते हैं। जैसे तुमको पता है ना कि किसी आंगन में कोई वृक्ष है या कहीं रास्ते में भी अगर कुछ ऐसे घने वृक्ष होते हैं जिनकी छाया में चले जाओ तो शीतलता मिलती है। बिल्कुल शीतलता मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। मंजू जी, आपने आंगन में खड़े वृक्ष का जिक्र किया, हाँ। तो मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अच्छा। कि हमारे आंगन में भी एक बड़ा नीम का पेड़ हुआ करता था। हाँ। हम उसे बूढ़ा नीम कहते थे। अच्छा। और जब भी मैं उस नीम को देखती थी तो मुझे याद आते थे मेरे दादाजी, दादा और दादी। तो ये जो आपने उपमा दी ना, जो वृक्ष खड़ा है, तो हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी इस बड़े और बूढ़े वृक्ष की तरह हैं, जिनकी जड़ें जो रहती हैं वो हमारे परिवार में कहीं अंदर तक रहती हैं। और उनके पास भावनाओं की, संस्कारों की, विचारों की बोध आती है, जिसे वो अगर अगली पीढ़ी उसे लेकर साथ में चले तो विचारों का जो ये आदान प्रदान है, कितना सुखद होगा। बिल्कुल सुखद होगा। और उन आने वाली जो पीढ़ी, आगे की जो पीढ़ियां हैं, उनका जीवन भी संवर जाएगा। जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपनी वसीयत छोड़ करके जाते हैं, संपत्ति की वसीयत छोड़ के जाते हैं कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये इसका हम बंटवारा करते हैं, इसका इतना हिस्सा इसको मिलेगा, इतना हिस्सा उसको मिलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये संपत्ति भले ही छोड़ के ना जाए, लेकिन गुणों की, संस्कारों की, भावनाओं की और विचारों की ऐसी संपत्ति छोड़ करके जाते हैं कि उनकी जो अगली पीढ़ियां होती है वो अगर उन्हें अपनाती हैं तो उनका जीवन भी संवरता चला जाता है। तो जैसा कि बताया कि वो वृक्ष छांव देता है, शीतलता देता है, बस वैसी ही छांव और शीतलता उन लोगों से हमें मिलती है। और ये जो संपत्ति की जो आप बात कर रही हैं, विचार, संस्कार, ये ऐसी संपत्ति है ना मंजू जी, जो आगे आने वाली पीढ़ी में जितना बढ़ती है उतना बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। जबकि जो भौतिक चीजें हैं वो तो बढ़ते बढ़ते घट जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि खत्म ही हो जाती हैं। खत्म भी हो जाती है। और उस वसीयत से जो चीजें मिलती है वो तो कितना भी वो देंगे ना, तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, उसके हिस्से में ज्यादा गया, मेरे हिस्से में कम आया। लेकिन गुणों की जो वसीयत होती है ना, वो किसी के भी साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। उसे उन गुणों की वसीयत को तो जो जिस तरह से आत्मसात कर ले वो उस पे निर्भर करता है। तो बड़े लोग जो होते हैं या फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो सचमुच देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ा काम या बहुत बड़े संस्कार या बहुत अच्छे संस्कार छोड़ करके जाते हैं जो हमें अपनाने चाहिए। और ऐसे जो शीतलता प्रदान करने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। और इन दो पीढ़ियों के बीच की जो कड़ी होती है, जो मैं कहूंगी कि जो करंट पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी और भावी पीढ़ी के बीच की कड़ी है, तो ये उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि पीछे से जो संस्कार चले आ रहे हैं अपने साथ साथ उसे आगे तक पहुंचाए। और जो सद्गुण हैं उन्हें अपनाते चले जाए। समय के साथ कुछ बदलता तो जरूर है। हम ये नहीं कहते कि जो 50 वर्ष पहले जो चल रहा था उसे आज भी चलाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती हैं तो हमें भी बदलना ही पड़ता है। लेकिन गुणों और संस्कारों को बहुत कुछ बदला जाए ऐसी आवश्यकता तो शायद नहीं लगती। लेकिन अगर बदलाव हो भी तो ऐसे बदलाव हो, सकारात्मक हो, जो ऐसा लगे कि बदलने के बाद भी उनकी जो अंतरात्मा है वो नहीं बदलनी चाहिए। उसका जो मूल है, जो मूल विचार है वो नहीं बदला। बिल्कुल, मूल अवधारणा नहीं बदलनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो भाई क्या बात है। और इसी के साथ बातों के बीच जब संगीत भी सुना जाए तो भी क्या बात है। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। कुछ लोगों के बारे में तो आकांक्षा हमें यही कहना पड़ेगा कि बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। देखने में भले वो मतलब सुंदरता की बात नहीं, लेकिन यहाँ गुणों की सुंदरता की बात हो रही है और उनके द्वारा किए गए कर्मों की बात है। हाँ, वो ऐसे होते हैं ना कि हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई वाकई में आपको फुर्सत में ही ईश्वर ने बनाया होगा। और अब सखियों के लिए क्या है? हाँ, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है ना आकांक्षा। बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई वो खेलें कूदें ताकि वो स्वस्थ रहें, और शारीरिक गठन की जब बात आती है तो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बाहर जाकर खेलिए। और खेल मंजू शारीरिक दृष्टि से तो अच्छे होते ही हैं, हाँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलों का उतना ही महत्व है। हाँ, और खेल में किसी विशेष खेल में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो प्रतियोगिताओं में भाग भी ले सकते हैं, और क्या पता आगे चलकर आपके करियर में ये खेल एक अहम स्थान, मील का पत्थर साबित हो जाए, कई सारे मेडल भी आप जीत सकते हैं। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सह सचिव नामदेव शिरगांवकर से हमने जो बातचीत की है वो बातचीत आज हम सखियों के लिए लेकर आए हैं, तो सुनवाते हैं, है ना? विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के जॉइंट सेक्रेटरी नामदेव श्रीगांवकर जी। नामदेव श्रीगांवकर जी, हम आपका विविध भारती के स्टूडियो की ओर से स्वागत कर रहे हैं। अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए थोड़ी सी। नमस्कार मैडम, मैं नामदेव श्रीगांवकर, स्पोर्ट्स एकेडमी का मैं जॉइंट सेक्रेटरी, बट मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और आज मैं हिंदुस्तान के ताइक्वांडो का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। खेलों के बारे में बात हो रही है, बहुत जरूरी है महिलाओं को अपनी आत्म सुरक्षा की, जहाँ पर खेल बहुत उनकी मदद करता है। तो हमें बताइए कि महिलाओं के लिए ताइक्वांडो क्यों जरूरी है और किस तरह से मददगार है? मुझे लगता है कि ताइक्वांडो एक अपने आप में एक फिटनेस, छोटी जगह पे आप ताइक्वांडो सीख सकते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आज की तारीख में। नंबर 2, ये एक मार्शल आर्ट है, ये एक कला है, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और आप आपकी खुद की सुरक्षा भी कर सकते हो। महिलाएं जब एक बार आत्मनिर्भर हो, एक बार अगर उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है उसका फायदा उनको आने वाले उनके करियर में हो सकता है। जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए अगर आप ताइक्वांडो एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है,
अगर आप उसको सीखेंगे तो अपने आप में आप एक तो फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा होगा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि आप सेल्फ ट्रेन और वेल ट्रेन होंगे, और आने वाले समय में यही कॉन्फिडेंस आपको समाज में आने जाने के लिए या समाज में आपको काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। तीसरा मैं आपको ये समझाना हूँ, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है। जब आप अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये करियर में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आप अगर लड़कियां एजुकेशन कर रही है और वो अगर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स खेले तो वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट से लेके सारे कंपटीशन में वो खेल सकती है, अपनी स्कूल का प्रतिनिधित्व कर सकती है। उसी तरह से वो कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर सकती है, अगर महिला का कॉलेज हो गया उसी तरह से वो अपने मतलब रीजन का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके करियर के लिए अगर वो ये स्पोर्ट्स खेले, और उनको महिलाओं के रिजर्वेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स रिजर्वेशन का भी फायदा मिल सकता है नौकरियों में। उनको अगर ये ताइक्वांडो स्पोर्ट्स वो खेलते हैं तो उनको आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा उनको फायदा होगा। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ किसी भी एथलीट्स को, मैं महिलाओं को एडवाइस करूंगा, अगर आप 1 घंटा देना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे स्पोर्ट्स को दीजिए जिससे आप खेलने के बाद उसका फायदा हो, मतलब आप फिजिकल भी फिट हो और आप उसके सर्टिफिकेट्स का, उसके प्रमाण पत्र का उपयोग आपके करियर के लिए भी कर सकते हैं। तो दोहरा फायदा आपके लिए ताइक्वांडो स्पोर्ट्स के माध्यम से होगा। और मार्शल आर्ट मतलब देयर आर 2 टाइप्स। आज हमारे स्पोर्ट्स ताइक्वांडो में देयर आर 2 टाइप्स। वन इज कॉम्बैट, जिसमें आपको मैन टू मैन मतलब फेस टू फेस आपको किसी भी महिला और महिलाओं के बीच में प्रतियोगिता होती है, जो आपको एक्चुअल फाइटिंग करनी होती है। जी। और एक दूसरा इसमें है, एक स्किल बेस है जिसको हम पोमसे करके कैटेगरी बोलते हैं, और जो फाइटिंग करते हैं वो किरगी कैटेगरी जी। तो मैं अगर महिलाओं के लिए ऑप्शन है इसमें कि आपको अगर सच में फाइटिंग करना है, आपके अंदर आपको लगता है कि हम एक स्पिरिट हम फाइट कर सकते हैं तो आप फाइट करो। और जिन महिलाओं को लगता है कि नहीं हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को सिर्फ फिट और स्वस्थ रखना है, तो वो पोमसे करके एक जो टाइप है इसमें, जो एशियन गेम्स में है और काफी प्रचलित है महिलाओं के लिए स्पेशली, वो आप अगर वो प्रकार आप सीख लोगे तो इट विल बी ऑल्सो कीप देम फिट। और वो जब आप करते हो तो एक बहुत ही अच्छी कला है, नॉट ओनली योर फिजिकल फिटनेस बट वो बहुत शांति के साथ जिस तरह से योगा परफॉर्म किया जाता है उस तरह से पोम से परफॉर्म किया जाता है। अपनी मन की भी शांति उससे अच्छी मिलती है। तो मुझे लगता है अगर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स महिलाएं चुनेंगे तो उनके करियर के लिए काफी अच्छा फायदा इस चीज में हो सकता है। जी नामदेव जी, पेंटाथलन एक ऐसा खेल है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा, इस खेल के बारे में बताइए। मॉडर्न पेंटाथलॉन एक बहुत पुराना खेल है, एंशिएंट जमाने मतलब पुराने जमाने से ये खेल खेलता ओलंपिक्स में आया है। ओलंपिक्स में जब पहले राजा महाराजाओं की प्रतियोगिता होती थी, आपको सैनिक चाहिए तो उसको घोड़सवारी आनी चाहिए, उसको अच्छा तलवारबाज होना चाहिए, उसके बाद में वो अच्छा रनर होना चाहिए, उसके बाद में अगर आप कहीं जाते हो तो अगर कोई बीच में नदी या कोई आती है तो वो अच्छा स्विमर होना चाहिए जी। तो ये पुराने जमाने से जो ग्रीक ओरिएंटेड जब ओलंपिक्स इन्वेंट हुआ तो उस जमाने से खेले जाता हुआ एक खेल है। पेंटाथलॉन मीन्स पेंटा मीन्स 5, एथलॉन मीन्स एथलीट। सो ऐसे 5 खेलों का ये मिश्रण, इसका नाम मॉडर्न पेंटाथलॉन है। जो ओलंपिक के जन्मदाता है कुबर्टिन, उन्होंने इस खेल को जन्म दिया है। जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की, उन्होंने ही इस खेल की स्थापना करके पूरे वर्ल्ड में इस खेल का प्रचार किया। इसमें 5 खेलों का संगम होता है और वो 5 खेल है, जैसे आपको फेंसिंग करना होता है, तलवारबाज जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद स्विमिंग करना होता है, 200 मीटर का स्विमिंग होता है, उसके बाद उनको रनिंग करना होता है, 3 किलोमीटर तक उसको रन करना होता है, उनके बाद उसको शूटिंग करना होता है और उसके बाद उनको घोड़सवारी करनी होती है। तो ऐसे घोड़सवारी, रनिंग, शूटिंग, स्विमिंग एंड फेंसिंग, इस तरह से 5 खेलों का ये संगम है। और जिस तरह से पंच इंद्रिय हम बोलते हैं तो उसी तरह से ये 5 खेल आपके पंच इंद्रियों को स्वस्थ करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके लिए इसका नाम मॉडर्न पेंटाथलॉन करके स्पोर्ट्स है। इस खेल की शुरुआत भारत में 2010 से हुई और आज पूरे देश में ये खेल अभी खेला जा रहा है। ये खेल नोन है बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब एक मानसिकता होती है कि जब खेल थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो लोगों का जो रुझान या वो थोड़ा कम होता है और जो इजी होता है उसके लिए लोग जरा ज्यादा मतलब मेंटली प्रिपेयर होते नहीं, चलो इजी है उसको ट्राई कर लेते हैं।
बट दिस इज वन ऑफ द ओलंपिक स्पोर्ट्स, कोर स्पोर्ट्स, और ये एक अच्छा खेल है जिसको हम खेलने के बाद अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाता है खेलने के बाद। और जिनको चुनौतियों से खेलने की आदत हो, चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत हो, तो इस खेल को चुने जिसमें 5 खेल एक साथ शामिल हो। हमें बताइए कि आने वाले एशियाड और ओलंपिक को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? दो तरफ से हम सोचेंगे इस महामारी और लॉकडाउन का परिणाम। एक तो परिणाम था कि जिस खिलाड़ी की तैयारी नहीं हुई थी उसको एक अच्छा मौका मिला खिलाड़ी को तैयार करने का, अपने आप को तैयार करने का जी। और दूसरा जो खिलाड़ी था जो तैयार था, जिसने पिछले सालों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ कि बस उसने कई चीजों प्रिपेयर कर रखी थी बट वो अब वो नहीं होने वाली है, तो उसको दोबारा उस तरह से अपने आप को फिट करना पड़ेगा और अलग चुनौती से जाना पड़ेगा। तो इस माध्यम से हमने सर्वप्रथम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमने हमारे जो प्रिपरेशन कमेटी की एक बैठक हुई एट द बिगिनिंग ओनली मार्च में, और हमने सभी राष्ट्र खेलों से अपने उनके खिलाड़ियों के बारे में, उनके कंडीशंस के बारे में पूछा और उनको गाइडलाइंस ये मतलब दिया कि आप अपने सबसे पहले खिलाड़ियों की हेल्थ देखिए कि अगर वो खिलाड़ी अगर हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली वो परफॉर्म कर पाएगा, तो उसकी सुरक्षा खिलाड़ियों की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ वो अपने आप को मेंटली, मतलब क्योंकि क्या होता है खिलाड़ी बहुत ज्यादा मेहनत, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही तरीके से सालों से मेहनत करते हैं। ओलंपिक्स में जाना एक हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है और इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए उनको वो सालों से मेहनत करते हैं। तो इसके लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन उनको विशेष तौर का मार्गदर्शन हमने ऑनलाइन तरीके से किया। विविध खेल संघों ने अपने अपने ऑनलाइन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का सर्वोत्कृष्ट संस्था है खेल की, गवर्नमेंट की, उन्होंने भी काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, काफी सारा मार्गदर्शन उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से किया और कोशिश चल रही थी कि अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हम हर एक खेल की अलग अलग होती है कि वो उनको हम फॉलो करते करते हम कैसे मतलब जो न्यू नॉर्मल प्रोसेस अभी आया है कोरोना के वजह से, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते करते हम कैसे खिलाड़ियों के लिए अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं क्या, या हम उनके लिए एक स्पेशल सेंटर कर सकते हैं क्या। तो इसके बारे में भी काफी सारा विचार हुआ और उसके बाद में कई सारे सेंटर फेजेस वाइज खोले गए और उस फेजेस वाइज खोलने के बाद खिलाड़ियों के लिए वो मौका दिया गया कि आप वहां जाके आप अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो और वो फेजेस वाइज किया। उसमें भी उन्होंने कैटेगरीज किया कि जो खिलाड़ी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं ओलंपिक के लिए, तो उनके लिए अपने आप को फिट रखने का एक मतलब ये चैलेंज था, तो उनके लिए पहले मौका दिया गया। कोशिश ये की जा रही है कि खिलाड़ियों को अपने आप में एक सपोर्ट मिले और उनको एक किसी भी तरह से उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में भारत का जो नाम है वो ओलंपिक्स में बरकरार रहे। 2022 में अगले एशियाड होने वाले हैं। अगर आप देखें तो भारत के एजेंडे पे या भारतीय ओलंपिक महासंघ के एजेंडे पे ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा विषय है और उसके बारे में भारत सरकार के साथ मिलके जिस तरह की भी कोशिश की जा रही है कि खिलाड़ियों को हम किस तरह से स्वस्थ और एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जा सके, उस तरह से हमारे प्रयास अभी भी जारी है खिलाड़ियों के। तो क्या आप छोटे शहरों और गांव के खिलाड़ियों को भी खोज कर उन्हें चांस देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं? यस, डेफिनेटली, बिकॉज अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें काफी मंथन हुआ है इस विषय पे और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलके अभी काफी बड़ी अच्छी पॉलिसीज आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों को और गांव के खिलाड़ियों को मिलेगी। खेलो इंडिया के माध्यम से कई सारे सेंटर्स अब भारत में उपलब्ध होने वाले हैं। कई सारे राष्ट्र संघों ने, जैसे एथलेटिक महासंघ है, उनके आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग ट्रेनर्स आज काम कर रहे हैं। उनको
डिस्ट्रिक्ट की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करके वो सीधा, जैसे पहले कैसे था कि आप अगर आप राज्य का प्रतिनिधित्व करके आप देश का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, बट आज जैसे वो एथलेटिक महासंघ ने अपने एक नई पॉलिसी के दौरान आप जिला संघ से डायरेक्टली आप जिला टीम से आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पार्ट ले सकते हैं। तो आपके जो हर्डल्स है वो काफी हर्डल्स कम होते नजर आ रहे हैं, और वो हर्डल्स मुझे लगता है कि आने वाले समय में गांव तक पहुंचेंगे। और गांव का भी खिलाड़ी अगर जो भी कोई अच्छा एथलीट होगा, गांव में अच्छे रनिंग कर रहा है या अच्छा वजन उठा रहा है, तो उस एथलीट्स को भी डायरेक्टली मेन स्ट्रीम में, जैसे उसको गांव से सीधा देश तक जाने वाला जो रास्ता है, जो रोड है, वो अभी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हो चुका है। तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी खेलों की जो उपलब्धता है वो सारे खिलाड़ियों के लिए होगी, और इसके साथ साथ कई सारी प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। जी जी। जैसे अगर आप देश के लिए देखेंगे कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम स्कूलों के लिए एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसी तरह से आने वाले समय में भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम और भी कोई अच्छा प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें गांव के खिलाड़ी सहभाग हो सकते हैं, जो इसको हम ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम डेफिनेटली आने वाले समय में काफी कुछ अच्छा उपलब्धताएं होगी, और खिलाड़ियों को अपने आप को तैयार करने के लिए भी मतलब एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आने वाले समय में। नामदेव जी, आपने बड़ी जरूरी जानकारी दी खेलों की दुनिया से। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो आकांक्षा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सह सचिव नामदेव शिरगांवकर से ममता सिंह की ये बातचीत हमने सुनी, और ये कितनी उपयोगी बातचीत थी ये हमें पता चला ना सुनने के बाद में। खासकर जब ये बता रहे थे कि ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट जैसे खेलों में आप राष्ट्रीय स्तर पर और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जगह बना सकते हैं, और खासकर जो महिलाएं हैं, जो हमारी सखियां हैं, वो इसमें अगर ट्रेनिंग लेती हैं तो अपने लिए भी उसको एज अ करियर भी वो चुन सकती है, और अपनी सुरक्षा के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कितना जरूरी है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और जब लड़कियों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है ना आकांक्षा, तो ये हर घर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने घर की स्त्रियों को, लड़कियों को सशक्त बनाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करे और उन्हें इतना आत्मनिर्भर बना दे कि वो इस छोटी मोटी तकलीफों से डरे नहीं या इसका सामना नहीं कर पाए, इतनी कमजोर ना बने। अबला नारी ये शब्द उनके लिए जरा ठीक नहीं लगता है। हमें उन्हें सशक्त बनाना है, इतना सशक्त कि चाहे परिस्थिति कुछ भी, हाँ देख लूंगी, देखती हूँ, इस तरह का जज्बा उनमें आ जाए। एकदम वो तैयार हो डटकर उसका मुकाबला करने के लिए। और सशक्त न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, कि कोई भी परिस्थिति हो हम इससे निपट लेंगे, हम इससे आगे निकल जाएंगे। हाँ, और कहते भी है ना कि जब घर की महिला सशक्त होती है तो वो पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। इसके लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए इस बात को, है ना। पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे लड़कियों की, उनकी सेहत पर ध्यान दे, उनके खेल की तरफ ध्यान दे, उनकी रुचियों की तरफ ध्यान दे। कई लड़कियों में बहुत सारा टैलेंट होता है, वो बताना चाहती, करना चाहती है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि अरे लड़की अब क्या करेगी इतना सब करके, भाई आखिर तो शादी करके जाना ही। तो इस तरह की सोच में अब थोड़ा बदलाव बेहद जरूरी है। और उनकी जो छोटी छोटी जो हॉबियां हैं, शौक हैं, उसे कहते हैं ना, उसे बढ़ावा तो दीजिए, देकर देखिए, आगे चलकर क्या पता उसी क्षेत्र में वो एक बड़ा नाम उभर कर आए, फलने फूलने का उन्हें मौका दे। और बातचीत तो बहुत हो गई, अब हम एक गीत सुनते हैं। और गीत के पहले सखियों को ये भी बता दें, चूंकि इतनी अच्छी बात हमने अभी की, ताइक्वांडो की बात की, मार्शल आर्ट की बात की, खेलों में करियर की बात की, तो बहुत जरूरी बातें इस गीत के बाद आने वाली हैं, तो कहीं भी जाए ना सखियां। तो अब राज को राज रहने दे, राज को राज रहने दिया जाए। जी। थोड़ी
आकांक्षा, ये अभिनेत्री फिल्म का गाना हमने सुना और सुनते सुनते कुछ चित्र भी तुम्हारी आंखों के सामने उभर कर आए। बिल्कुल सामने आ गए थे मंजू, और मुझे लग रहा है कि काफी सखियों के सामने आ गए होंगे जी। इसका जो पिक्चराइजेशन था, हाँ, हेमा मालिनी जी पे ये गीत फिल्माया गया था, और उसमें अगर सखियों को याद होगा और आपको याद होगा तो जो अभिनेत्री हैं, हाँ, वो योग करते करते अपनी पूरी क्रिया कर रही हैं, हाँ, और बारिश का आनंद भी ले रही हैं और उसके बाद वो इतनी फ्रेश दिख रही हैं। हाँ, तो मतलब अभी जो वातावरण है बिल्कुल उसी से मेल खाती हुई सारी की सारी बातें इसके अंदर दिखाई देती है। और योग करने का महत्व या उसके योग करने के बाद जो ताजगी और आती है चेहरे पर, जो एक सुकून मिलता है या फिर ऐसा कहते हैं फ्रेशनेस जो आ जाती है, तो उसका जो महत्व है वो भी अगर आप ये गाना देखेंगे, सुना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और हमने ये बात यहाँ क्यों की है ये भी शायद सखियां समझ गई होंगी। देखिए, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम करियर से जुड़ी हुई बातें करते हैं जी। और कल हमने बातें की थी, बहुत सारी बातें की थी हमने योग को लेकर कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं, किस तरह से वो काम करता है और क्यों वो हमारे लिए जरूरी है। क्या योग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हाँ, क्या करें क्या ना करें, इन सब बातों पर हमने कल इस विषय पर हमने बात की थी। और मौजूदा जो दौर चल रहा है ना, उसमें स्वास्थ्य का क्या महत्व है ये तो हम भली भांति परिचित हो ही गए हैं, बिल्कुल परिचित हो गए हैं। और न सिर्फ परिचित हुए हैं बल्कि स्वास्थ्य को लेकर हम अधिक जागरूक भी हुए। हाँ, जागरूक हो गए हैं। और जब जागरूकता की बात आती है और स्वास्थ्य की बात आती है, जो सबसे अच्छा विकल्प हमारे सामने हमें दिखाई देता है वो है योग, कि यही एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो स्वस्थ रह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प उभर करके सामने आया। और इसका कितना महत्व है ये तुम बताओ। महत्व तो ऐसा है कि आजकल तो सभी जान ही रहे हैं और कर भी रहे हैं, हाँ, और बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी इसके महत्व को लोगों ने अपनाया है, जाना है। तो सखियों को इसी विषय में कुछ आगे बताएं कि अगर योग को आप न सिर्फ करें बल्कि इसे अपने करियर के रूप में भी अपनाएं। हाँ, बिल्कुल अपना सकते हैं। और इसके महत्व की जब हम बात करते हैं तो कितना महत्व है ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व में कितना महत्व है इसका, ये इस बात से सिद्ध होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में मान्यता दी। ये इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि कितना इसका महत्व है। तो अगर सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करना, बल्कि हेल्थ के साथ अगर वेल्थ भी अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अपने करियर ऑप्शन के रूप में भी अपना सकते हैं। बिल्कुल अपना सकते हैं, जहाँ दुगना फायदा हो और पॉजिटिवली हो, हाँ, तो वो अपनाने में क्या हर्ज है। हाँ, मतलब दोनों ही फायदे हो रहे हैं ना आपको, कि जैसे केवल स्वास्थ्य नहीं या केवल पैसा नहीं, बल्कि दोनों चीज एक साथ मिल रही है। तो हाँ, इस फील्ड में तो कई करियर ऑप्शंस और कोर्सेज और स्कोप मौजूद है। तो इसमें से कुछ पार्ट टाइम भी हैं और कुछ फुल टाइम प्रोफेशनल हैं। तो और जो कोर्सेज हैं वो है योग फिलोसफी में आप बीए यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, और एमए इन योग या पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी भी इसमें किया जा सकता है, आकांक्षा। और कई सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो भी इस फील्ड में उपलब्ध हैं। तो जैसा आप करना चाहें या जैसी आपकी सुविधा हो आप कर सकते हैं जी। और इन कोर्सेज को करने के बाद इस क्षेत्र में क्या अवसर उपलब्ध हैं उसके बारे में भी बता दें। हाँ, कोई भी योग कोर्स करने के बाद आप योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, या तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सालय में भी कोई प्रशिक्षक बना जा सकता है जी। रिजॉर्ट हो गए, जिम्स हो गए, स्कूल हो गए या हेल्थ सेंटर्स हो गए, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे, और कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो स्पेशली वहाँ जॉब देते हैं, खास रूप से योग इंस्ट्रक्टर को रखते हैं। हाँ, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग इंस्ट्रक्टर रखते हैं, ताकि वो उनसे योग करवाएं, आसन करवाएं, प्राणायाम करवाएं, ताकि वो स्वस्थ रहे। और जब एम्प्लॉय अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस बात के मद्देनजर वो रखते हैं जी। हाँ, और कई लोग निजी तौर पर भी योग प्रशिक्षकों को हायर करते हैं जी। मैं यही बताने वाली थी। और आजकल जो ये ट्रेंड है ये तो काफी चल निकला है। लोग जो बाहर नहीं जा पाते या जो लोग समूह में जाकर योग करना
या कसरत करना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि उनके घर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो अधिकतर वो निजी इंस्ट्रक्टर या निजी योग प्रशिक्षक रखना पसंद करते हैं। और टूरिस्ट के लिए भी योग विशेषज्ञ बनकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता भी चुन सकते हैं। कई लोग बाहर से आते हैं केवल योग सीखने के लिए कि क्या क्रिया है, ये कैसे फायदा करती है, इस बात को जानने और सीखने के लिए भी कई लोग हमारे देश में आते हैं दूसरे देश से, तो वहाँ उनको भी आप सिखा सकते हैं। और अगर आपने इस क्षेत्र में पीएचडी कर लिया है तो आप बाहर विदेशों में भी जा सकते हैं, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग आपको बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना वहाँ वो रहने की सुविधा आपको देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को आप आकर के योग सिखाइए, स्पेशल कोर्सेस आप डिजाइन करिए। हाँ। और मंजू, एक चीज और बता दें कि अगर आपने इसमें स्पेशलाइजेशन किया हो किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया का, हाँ, तो इसमें भी आप काफी आगे जा सकते हैं। जैसे कोई आयु वर्ग, विशेष आयु वर्ग की आयु वर्ग है, उसे योग सिखाया, उनके लिए कोई योग का कार्यक्रम डिजाइन किया, या किसी खास बीमारी से निपटने के लिए कोई योग का कार्यक्रम, कहते हैं ना इसे योग डिजाइन करना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप एक खास फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन करके और उस फील्ड में जाकर के भी आप जो है वहां पर काम कर सकते हैं और इस तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों पा सकते हैं। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा करियर ऑप्शन है, और हम तो यही कहेंगे कि आप भी सीखिए, करिए, और हो सके तो इसे अपने करियर ऑप्शन के रूप में आप अपनाइए। और अब जो ऑप्शन हमने यहाँ पर चुना है वो संगीत का है। योग के साथ संगीत बेहद जरूरी है। तेरी
कौन गया, हमको क्या करना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, तेरे संग। मंजू जी, इस गाने के भाव थे तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। तो रिश्तों में भी कुछ ऐसे ही भाव होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन आप कुछ आगे बोले, इसके पहले मैं आपसे एक शिकायत करूंगी। शिकायत? हाँ, मुझे आपसे बड़ी नाराजगी है। अरे अभी तो हम इतने अच्छी तरह से बात कर रहे थे, अभी तुम नाराजगी की बात कर रहे हो। भाई मैं तो डर ही गई थी। क्या बात है, क्या वजह है जो नाराज हो तुम? नाराज होने की क्या वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम यहाँ से बाहर चलेंगे, ठीक है? लेकिन आप सोचिए, आपने तो पूछ लिया कि क्या नाराजगी है, और जिसका उत्तर भी मैं दूंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि दो लोगों आपस में कुछ गलतफहमी हो जाती है, और सामने वाला पूछ बैठता है कि क्या नाराजगी है, या नहीं पूछता क्या नाराजगी है। तो संवाद वहीं पे रुक जाता है। सामने वाले ने पूछा नहीं तो दूसरे ने उत्तर दिया नहीं, और बातचीत बंद। यानी कि गलतफहमी जो हुई है वो वहीं की वहीं रह जाती है, और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया है। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं आकांक्षा, कि जब भी कोई ऐसी बात होती तो हमें संवाद को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया है या गलत हुआ है, लेकिन फिर भी अपने संवाद को बनाए रखिए। जब आप बातचीत करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में वो घटना हुई भी थी, या इस भावना से की गई थी या नहीं की गई थी। बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती। लेकिन जहां बात बंद हुई कि वो बात गलतफहमी के साथ ही खत्म हो गई। और कभी-कभी गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं, फिर वो जो खाई रहती है ना, उसको कम करना या उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। तो वहां पे हम चाहते ही नहीं कि संवाद शुरू हो। कि एक हम पहले ही इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये व्यक्ति ऐसा है या ऐसा नहीं है, ही होगा, या ये परिस्थिति है तो ये मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं होती। जबकि यानी कि मन में ही हम कुछ ऐसा दूसरे व्यक्ति की एक इमेज बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता कई बार उससे अलग होती है। और ये सभी जगह हो सकता है। आपके घर परिवार में भी हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं वहां भी हो सकता है, आपके दोस्तों में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो बात यह है कि सभी जगह हमें सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। अब जैसे कि घर के लोगों के साथ में अगर ऐसी कोई बात हो गई, तो घर के लोगों के साथ में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नाता तोड़ दें या उनसे कोई संपर्क ही ना रखे। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई हल होगा ही नहीं ये हल। तो इसका दूसरा विकल्प हमारे पास क्या मौजूद है, वो ये है कि अपने संवाद बनाए रखिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखिए। परिवार के साथ बैठिए, जो समस्या है सभी से उसे डिस्कस करिए, सभी के साथ शेयर करिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, या हल ना निकला तो गलतफहमी जो हुई है वो दूर होगी। बिल्कुल होगी। और यही स्थिति ऑफिस की भी होती है। कई बार ऑफिस में भी एक छोटी मोटी, हालांकि सामने वाले व्यक्ति ने जो रिस्पॉन्स दिया होता है वो उसकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से दिया होगा, या फिर उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या ऑफिस की कोई और जो व्यवस्था करने में उसका दिमाग लगा होगा, और उस समय सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोला, उसने कुछ अलग उत्तर दे दिया, तो सामने वाले ने ये समझ लिया कि अरे इसने ऐसा बोला, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा। तो ये परिस्थितियां वहां भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन तब भी आपको हमेशा बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रखना चाहिए। दिल खोलकर बात कीजिए, और जब देखें कि भाई परिस्थितियां कुछ ठीक है, पॉजिटिव दिख रही हैं, तो उन गलतफहमियों को दूर करने की। और ये बेहद जरूरी है, गलतफहमियों को दूर करना, उनका निपटारा करना बेहद जरूरी है। जिससे होगा क्या, आपका जो परिवार है उसमें सामंजस्य बना रहेगा। आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपकी निपटी रहेगी। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम किसी से कट के तो नहीं रह सकते। और गलतफहमियों के साथ भी ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो उन बातों को आप दिल से निकाल दीजिए और अच्छे वातावरण को बनाने की कोशिश कीजिए। और हमारा भी प्रयास यही रहता है कि बातों के बीच गीतों का सामंजस्य बना रहे, ताकि तारतम्य बना रहे। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों
देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया। तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। ओ मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया। तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। तेरी मीठी मीठी बातों पे हम तो हाय लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा। तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। हर जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा। तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तो आकांक्षा, जहाँ आपस में प्रेम होता है, सामंजस्य होता है, वहीं वहाँ यही तो कहने का दिल करता है कि भाई तेरी नीली नीली आंखों के तीर चल गए दिल पर। है ना? तो ऐसा ही सामंजस्य बनाए बनाए हम तो रहे। यही कहेंगे जी। हाँ। और कल फिर हाजिर होंगे हाँ सखी बिल्कुल, सहेली के कल साथ। फिर हाजिर होंगे। और आज हमें घड़ी इशारा कर रही कि आप अपने कार्यक्रम को यहीं पर समेटिए। तो इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।